गुड मॉर्निंग क्लास 11th हिंदी मीडियम, फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे, यानी हम वहां पर आपसे चर्चा किए थे कि एक पदार्थ क्या होता है, एक मैटर क्या होता है। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान रखें, पदार्थ को ही इंग्लिश में मैटर कहा जाता है और एक सब्सटेंस होता है। मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से सब्सटेंस का बंटवारा होता है। कल हम लोग सीख रहे थे द्रव्य की अविनाशिता का नियम, जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, जिस पर हमने आपसे बताया था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपकी चल रही हो, जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट साइड में होता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। यानी हिंदी मीडियम में याद रखिएगा, इसको अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अभिकारक। और जो राइट साइड में है आपका, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही हो, तो मैंने आपसे कहा था कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं जो कुछ नियमों पर काम करते हैं, जिनको रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। जिसमें से सबसे पहला नियम आपका होता है जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इंग्लिश मीडियम के लिए बताया था मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। और उस नियम में बताया गया है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और एग्जांपल के तौर पर मैंने कल आपके सामने लिया था, जिसको कि हम लोग, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपके पास होता है, CaCO3 होता है, जब आप इसको गर्म करते हो तो बनता है CaO+CO2। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा अगर आपके पास है तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको कि हम संगमरमर या इसको चुना पत्थर भी कहा जाता है, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, तो याद रखिएगा ये थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है आपकी। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ऊष्मीय अपघटन। एक तरीके से जब आप इसको ऊष्मा देते हो, जब इस रासायनिक अभिक्रिया में इस सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, तो दो भागों में टूटता है, पहले कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी इन दोनों अभिक्रियाएं, जो हमारे पास इधर वाला हिस्सा जो है ये रिएक्टेंट का काम करेगा, और जो ये वाला हिस्सा है वो आपका प्रोडक्ट का काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो दोनों का द्रव्यमान अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग दोनों का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप इनका अणुभार निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? अणुभार, या इसको कहा जाता है मोलर मास। क्या कहा जाता है इसको? मोलर मास। और मोलर मास मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये सभी अणु के रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में है, एक कंपाउंड के रूप में है। यहां पर भी देखिए, ये भी, इसका भी आप लोग क्या निकालोगे? मोलर मास निकालोगे। क्या निकालोगे? मोलर मास। और याद रखिएगा मोलर मास का मतलब होता है अणुभार, इसका भी आप लोग मोलर मास निकालोगे। और मैंने आपसे कहा था कि मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? परमाणु भार होना चाहिए। उस कंपाउंड में उपस्थित हर एलिमेंट का अगर आपके पास जब तक एटॉमिक वेट नहीं होगा तब तक आप अणुभार नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एटॉमिक वेट को ही जोड़ा जाता है, परमाणु भार को ही ऐड किया जाता है और अणुभार निकाला जाता है, मोलर मास निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें देख लीजिए कितने एलिमेंट है टोटल। कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तीनों का लिख लीजिए। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब जरा यहां पर जोड़ लीजिए, CaCO3 में कैल्शियम का 40 रखिए, कार्बन का 12 रखिए, 3 × 16 कर दीजिए, क्योंकि O3 है और O का मतलब 16, 3 48, यानी 40, 12, 52 और प्लस 48, टोटल आ गया आपका 100 ग्राम। अब हमें देखना है कि 100 ग्राम तो रिएक्टेंट का ग्राम मतलब द्रव्यमान आ रहा, मास आ रहा, क्या इधर भी 100 ग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा? जोड़ लीजिए। कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का जोड़िए 40, ऑक्सीजन का जोड़िए 16, 40 और 16 कितना हो गया? 56, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, यानी 32 और 12 कितना हो गया? 44। अब आप जोड़ लीजिए 56 ग्राम, यानी 56 ग्राम ये हो गया, 44 ग्राम ये हो गया। 56 और प्लस 44 कितना आता है? 100 ग्राम। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन दी हुई है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पूर्ण रूप से पालन कर रही है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही ये रिएक्शन आपकी मूव कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो मास है वो 100 ग्राम आ रहा, 100 ग्राम आ रहा, और इधर भी 100 ग्राम आ रहा। इसका मतलब कि हमारी रिएक्शन सही है। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो इस नियम पर नाकाम कर रही हो। चाहे आप सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसी के साथ भी करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है रिएक्शन। और ले लेता हूं मैं आपके सामने, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करिए ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है,
इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसकी बेटा रिएक्शन करा रहा हूं मैं HCl के साथ। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। क्योंकि आपको अच्छी तरह बताया था मैंने कि जहां पर भी कार्बोनेट होती है वहां पर CO2 निकल जाते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। एक केमिकल रिएक्शन दी हुई, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो तीर के लेफ्ट साइड में है ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या हमारा रिएक्टेंट? रिएक्टेंट का मतलब कि अभिकारक का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा? अभिकारक का। और ये तीनों आपके पास क्या है? उत्पाद का काम कर रहे हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि हमें ये पता करना है कि क्या इस रिएक्शन में, क्या ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही, द्रव्य की विनाशता के नियम का काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इनका अनुभार निकालोगे। एक बात और ध्यान दीजिए, क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहां देखिए सोडियम 2 बार है, यहां सोडियम 1 बार है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपकी संतुलित नहीं है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करिए? इसको बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए यहां पर क्लोरीन बेटा हो गया 2 बार, यहां पर क्लोरीन 1 बार है, इसको भी बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए जरा, यहां से CO2 निकल गया और यहां से H2O निकल गया। 2 H और 1 O मिलकर के H2O बना रहे हैं। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। जब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई तो सबके आप लोग मास निकाल लीजिए। Na2CO3 में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहां पर एक एलिमेंट ये है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, यानी टोटल हमारे समझ से इसमें 3 से 4 एलिमेंट आ रहे हैं। सबका एटॉमिक वेट लिख लीजिए पहले। सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का होता है 35.5। ये आपके पास होते हैं। यानी टोटल आपके पास सोडियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है और एक है हाइड्रोजन। यानी टोटल 5 एलिमेंट हैं और पांचों एलिमेंटों का हमने क्या रख दिया? एटॉमिक वेट। अब क्या करिए कि आप सबका एटॉमिक वेट जोड़ते चले जाइए। जैसे सपोज करिए सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूं मैं, सोडियम के लिए 2 करिए, 2 × 23 प्लस 12 और प्लस 16 × 3 कर दीजिए। 23 दूनी 46 प्लस 12 और प्लस 48, 48 और 12 कितना हो गया? 60 और प्लस 46, यानी टोटल कितना आ गया? 106। यानी सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, जो अनुभार आ रहा है, वो 106 आ रहा है। और HCl का जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन का कितना रखेंगे? 1 × 2 कर दीजिए। क्लोरीन का रखोगे प्लस 35.5 × 2। अब जोड़िए 2 और प्लस 71, यानी टोटल आ जाएगा आपका 73। कितना आ जाएगा? 73। आप देख लीजिए क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 में 2 का गुणा करोगे 71 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 2 रखेंगे 73 आया कि नहीं आया? 73 में 106 जोड़ दीजिए, यानी 106 और 73 जोड़ोगे आप लोग तो आ जाएगा टोटल 179। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इधर का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ रहा है? 179। तो इधर का भी तो 179 होना चाहिए। जब तक इधर का भी 179 नहीं आएगा पूरा मास, तब तक हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम नहीं करेगा। तो इधर भी निकाल लेते हैं। सोडियम के लिए कितना रखेंगे? 2 × 23 और प्लस 35.5 × 2 कर दिया मैंने। 23 दूनी 46 और प्लस 71 जोड़ लीजिए। 6 और 1 कितना होता है? 7 4 11, 117 आया कि नहीं आया? देखिए 23 दूनी 46, 2 Na किया है, 23 दूनी 46 और Cl का कितना रखा है? 35.5 × 2 कर दिया, 71 आ गया। प्लस H2O का रखिए 2 और प्लस 2 × 1 और प्लस 16, इसका कितना आ जाएगा? 18, यानी 18 आ गया इसका। और प्लस CO2 का कितना निकाला था अभी हम लोगों ने? 44। कितना निकाला था? 44। 44 और 18 जोड़ लीजिए। 44 10 54, 6 60 2 62, 62 और 117 जोड़िए 9 7 179, यानी इधर भी 179 आया, इधर भी 179 आया। यानी हमारी ये रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर काम कर रही है। तो ये भी ध्यान देना है आपको कि पहले रिएक्शन लिखा मैंने, इधर रिएक्टेंट देखा मैंने अभिकारक के रूप में, इधर प्रोडक्ट के रूप में। दोनों का मैंने सबसे पहले क्या निकाला? अनुभार निकाला, मोलर मास निकाला, इधर का भी मोलर मास निकाला और देखा कि दोनों जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर काम कर रही है। तो इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम कल आगे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।